हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, गुड न्यूज दैट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट। क्लैट पीजी का एग्जाम ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। ये 3 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। टाइमिंग्स विल बी 2 to 4 पीएम। 2 घंटे की पेपर है। दोपहर में 2 से 4 इसकी टाइमिंग्स है और इसमें 18 एनएलयूज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास 18 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस हैं अपने एलएलएम के कोर्स को परस्यू करने के लिए। अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन की रेस में आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो डू स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी क्लैट पीजी प्रियंका सिंह। इसमें आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी अपडेट्स, सभी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेगी। एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन December 3rd, यानी अभी से आपके पास ओनली 5 month इज लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन। यानी कि डेज में अगर हम बात करें तो वी हैव 300 डेज ओनली। तो इस इन 5 months को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो कि ये 5 months आपको पूरे 1 year की मेहनत का रिजल्ट दे सके। तो ये 5 months ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। ये आप किस तरह से इसको अपने फायदे में यूज कर सकते हो, किस तरह से आप इन 5 months में अपनी पूरे सिलेबस को कवर करने की स्ट्रैटेजी जो है, जो रोड मैप है, वो कैसे बना सकते हो। आज की वीडियो में मैं उन्हीं चीजों पर बात करूंगी और ये रोड मैप और इस स्ट्रैटेजीज बनाने में आपकी हेल्प करूंगी, सो दैट इन 5 months को आप प्रॉपरली कंप्लीटली यूटिलाइज कर सको अपने क्लैट पीजी के प्रिपरेशन के लिए। सो वी नो दैट क्लैट पीजी का जो एग्जाम है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक पैसेज दिया होता है और उसमें से आपको एमसीक्यू सॉल्व करनी होती है। पैटर्न लास्ट के 2-3 ईयर से चेंज हो गया है। पहले इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सेकेंड चेंज ये है कि टॉपिक वाइज जो वेटेज है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। हमने इसके पहले भी देखा, जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस हमें जस्ट बता दिया गया है, कौन से सब्जेक्ट से या कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स या कितने परसेंट का क्वेश्चन आएगा। ऐसा कुछ भी कहीं भी क्लैट के जो सिलेबस है उसमें मेंशन्ड नहीं है। अभी हमारे लिए प्रिपरेशन करना थोड़ा सा और इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये वेटेज प्री डिसाइडेड नहीं है। तो ये क्लैट की कंप्लीट मर्जी है कि वो किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन भी ऐसी करनी है कि हम सारे एरियाज को कवर कर सके, सो दैट हमारा कोई भी एरिया ऐसा नहीं हो जो एग्जाम में आए और हमने उसे टच ना किया हो। तो इसलिए हम सभी इंपॉर्टेंट एरियाज को टच करेंगे अपनी प्रिपरेशन में in the 5 months preparation strategy, so that we don't miss out any important thing for our preparations. So now हम बात करते हैं अगर कंप्लीट सिलेबस की, तो ब्रॉडली सब्जेक्ट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सेकेंड इज द बिजनेस लॉ एंड थर्ड कैटेगरी में आता है क्रिमिनल एंड मिसलेनियस लॉ। जो भी सिलेबस है क्लैट का, उसे अगर हम ब्रॉडली इन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर ले, तो आगे इस अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू या मूव ऑन कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है कि हम इन कैटेगरी वाइज इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बिजनेस लॉ, कि इन 5 months में आप अपने जो बिजनेस लॉ का पोर्शन है इसे किस तरह से और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन कर सकते हो और अपनी कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो इन द 5 months। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, आपको किन चीजों पर फोकस करना है, किन पर ज्यादा ध्यान देनी है, किस तरह से आप किन गाइडलाइंस को, किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो जिससे आपने विद इन दिस टाइम लिमिट अपने बिजनेस लॉ के सिलेबस को कंप्लीट कर सको। बिजनेस लॉ की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नो डाउट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। लेकिन बिजनेस लॉ एक ऐसा एरिया है जो काफी प्रैक्टिकल है और काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आते हैं। तो इस बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट को, इस एरिया को हम इन 5 months में किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस लॉ में एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमने तो सिलेबस को ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। तो बिजनेस लॉ में आपको बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें कवर करनी है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट
हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम बिजनेस लॉ की बात करते हैं तो नंबर 1 पोजीशन आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ आवर बिजनेस लॉ कैटेगरी। सेकेंड इज द कंपनी लॉ, जिसमें हमारा कंपनीज एक्ट आता है, पार्टनरशिप एक्ट आता है, देन वी हैव द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इससे भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो कंपनी लॉ बेसिकली कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट इन सब चीजों को कवर करता है। थर्ड, you will have to study Sale of Goods Act, then Transfer of Property Act, Specific Relief Act, ये सब छोटे छोटे माइनर एक्ट है बाद में। Then we have to study Negotiable Instrument Act, Motor Vehicles Act, Consumer Protection Act और the Partnership Act। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिलेबस ऑफ बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आपको इन सब्जेक्ट्स, इन एक्ट्स, इन एरियाज को कवर करना है इन द 5 months। इन 5 months में आपको इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। नाउ अब आप इनको कैसे करोगे? आप सोच रहे हो बहुत टाइम तो बहुत कम है, अभी हमें सिलेबस और भी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, फिर बिजनेस लॉ में इतने 9 सब्जेक्ट्स हैं, इन सबके सेक्शंस को पढ़ना है, इनके जजमेंट्स को पढ़ना है, रीसेंट केस लॉज को पढ़ना है, अमेंडमेंट्स को पढ़ना है, ये सब आप इस टाइम फ्रेम में कैसे करोगे? तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइंड में चीजें को सेग्रीगेट कर लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बिजनेस लॉ जो है वो आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का 30% जो एरिया है वो कवर करता है। सपोज जैसे आपका जो 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, पेपर है 120 मार्क्स का, उसमें से 30% क्वेश्चन जो है वो बिजनेस लॉ के होते हैं। तो इन 30% को हम अगर फर्दर डिवाइड करें तो 10 क्वेश्चंस आप मान लो कंपनी लॉ से आ सकते हैं, 12 क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के आ सकते हैं, और बाकी जो हमने अदर सब्जेक्ट्स पढ़े, मिसलेनियस सब्जेक्ट जैसे एनआई एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गए, इन सब से आप मान लो 8 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको एनालाइज करके ऐसा कंक्लूजन निकाला गया है कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर क्लैड जो है वो इस तरह से अपने पेपर को सेट करता है कि वो 30% वेटेज जो है अपने पूरे क्वेश्चन पेपर का वो बिजनेस लॉ एरिया में देता है। और बिजनेस लॉ में फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ। बट ऐसा नहीं है कि जो दूसरे के सब्जेक्ट्स हैं, जो माइनर सब्जेक्ट्स हमने पहले इसमें सिलेबस में देखा, एनआई एक्ट हो गया, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इन्हें नहीं पढ़ना है, इससे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन ही आधी अधूरी करोगे तो आप मार्क्स कैसे 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि सिलेबस आपको 100% कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप देख लो कि किस पोर्शन को कितना ज्यादा वेटेज दिया गया है, उस अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी अकॉर्डिंग जो आपका टाइम है वो भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। ये तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक रूल है कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल कि हमें किस तरह से किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, किसमें ज्यादा टाइम लगाना है, किस तरह से हम अपने टाइम को बिजनेस लॉ के सभी सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ अगर हम मंथ वाइज प्लानिंग की बात करें तो आप अपने इस 5 मंथ्स को इस तरह से इन सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जुलाई की बात करें तो इन द मंथ ऑफ जुलाई आप समझ लो ये आपको 2 मेजर एक्ट्स जो है वो कवर करने हैं। जो आपका सिलेबस है उसमें से आपने एक मेन सब्जेक्ट ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसके इसके साथ साथ आप एक छोटा सा कोई भी माइनर सब्जेक्ट ले लो, जो हमने लास्ट के सब्जेक्ट देखे, जो एक्ट देखा उनमें से कोई भी एक। सपोज आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक एक्ट और उठा लो। इन 2 एक्ट्स को आपको जुलाई के मंथ में कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करना है का मतलब है कि सिर्फ वेयर एक्ट नहीं पढ़ने, सिर्फ सेक्शंस नहीं पढ़ना, कंप्लीट करना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सेक्शन से लेकर के कॉन्सेप्ट, केस लॉज, इसके इलस्ट्रेशंस, इसके एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग, आपका हर चीज जो है कॉन्सेप्ट इस लॉ, इन लॉ से रिलेटेड वो क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, आप अगस्त वाले मंथ में अगेन आप एक मेन सब्जेक्ट उठा लो जो आपका हो गया कंपनी लॉ, साथ में आप एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ लो जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये छोटा सा एक्ट होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम दो इस तरह से डिवाइड करें। जो मेन पेपर है
पहले उस पर ध्यान देना है, साथ ही साथ एक छोटा सा माइनर एक्ट भी उठा लो इस मंथ में कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट सितंबर में आपको अपने बाकी सभी एक्ट्स को करके सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। यस, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द 5 मंथ्स। लास्ट के 2 मंथ्स आपको अक्टूबर और नवंबर ये सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए छोड़ना है। अगर आप इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हो, इस तरह की आप स्ट्रैटेजी और रोड मैप के थ्रू चलते हो, तो डेफिनेटली इस एग्जाम को आप 100% क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये चीजें हमने पहले भी बताई है और ये चीज अब तक आपको पता भी चल गई होगी जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, कि लास्ट मोमेंट तक अगर हम अपने नॉलेज को ही गेन करते रहेंगे, न्यू न्यू चीजें अपने जो नोट्स है उसमें ऐड करते जाएंगे, तो ये हमारा एग्जाम में ये चीजें हेल्प नहीं करती है। एग्जाम में हेल्प करती है एट द एंड अपने माइंड में क्या गया है, आपके पास क्या एसेट है, आपके माइंड में क्या एसेट है, क्योंकि आप अपना नोटबुक लेकर एग्जाम देने नहीं जाओगे, आप अपना माइंड लेकर एग्जाम देने जाओगे ना, ब्रेन लेकर एग्जाम देने जाओगे। तो ब्रेन में एक्चुअली उतनी सारी चीजों में से कितनी चीजें फिक्स है और मेमोराइज है, आपको आपने मेमोराइज करी है, याद करी है, लेकिन कितनी चीजें याद है, ये आपका फाइनल आउटकम उसी के रिजल्ट पर आने वाला है। तो इसलिए हम लास्ट के 2 मंथ जो है वो रिवीजन और मॉक टेस्ट को देना चाहते हैं। तो अगर आप कंप्लीटली अच्छे से सितंबर तक अपने सभी सिलेबस को, नॉट ओनली बिजनेस लॉ, मैं दूसरे सब्जेक्ट की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि आप सितंबर तक अपने सभी सिलेबस को कंप्लीट कर लो और लास्ट के 2 मंथ्स आपको रखने हैं जस्ट फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग योर मॉक टेस्ट। इन 2 मंथ में आप सिर्फ जो लीगल अपडेट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, आप उन्हें ऐड ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी नई चीज लास्ट के 2 मंथ्स में बिल्कुल टच नहीं करनी है। आप एकदम इस तरह से अपने माइंड को प्लान कर लो, मंथ वाइज इस तरह से अगर आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया, ऐसे करने से क्या होता है ना कि आपके एक मंथ में क्लियर हो गया कि आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप इक्वली उन पर फोकस कर सकते हो और इस तरह से आपका बिजनेस लॉ का जो सभी एरियाज है, सभी सब्जेक्ट्स है, वो कवर हो जाएंगे और ऐसा कुछ भी चीज नहीं रहेगा जो आप मिस आउट कर जाओ, जो आपसे छूट जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका बिजनेस लॉ का सभी एरिया कवर हो गया। चलो ठीक है, 2 एक्ट्स तो हमारे मेजर हैं, कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी का, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाकी एक्ट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक पैसेज अगर दिया है आपको, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसमें से 2 क्वेश्चन आपको सेल ऑफ गुड्स का भी मिल जाए उसी पैसेज में से, क्योंकि ये तो बिजनेस लॉ हम एक ग्रुप की बात करें ना, इसमें से एक पैसेज से एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे ऐसा बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, कहीं इट इज दिस नॉट अ रूल। तो एक सब्जेक्ट से, एक पैसेज से और भी सब्जेक्ट क्वेश्चन तो कवर कर सकते हैं। तो सपोज आपने सेल ऑफ गुड्स पढ़ा ही नहीं है, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट के 2 क्वेश्चन तो आपके 100% करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सेल ऑफ गुड्स का जो 2 क्वेश्चन है वो आपके मिस आउट हो जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए हमें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। सिलेबस में जो भी है उसको 100% कवर करना है, कंप्लीट करना है। तो अब इस तरह से इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लोगे कि पहले के 2 मंथ्स में आपने जो मेन सब्जेक्ट है आपका, जो मेजर सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, एवरी टाइम पूछा जाता है, उनको आप अच्छे से डिटेल में कंप्लीट एक एक महीना दे दो कि कंप्लीट उसमें से कुछ भी आपका मिस आउट नहीं होगा। आपने डिटेल में इन दोनों सब्जेक्ट के सभी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद सितंबर के महीने में जो एक मंथ आपके पास बचता है, उसमें आप जो माइनर सब्जेक्ट जितने भी रह गए हैं, ये तो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, सीपी एक्ट बहुत छोटा है, एनआई एक्ट बहुत छोटा है, मोटर व्हीकल एक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स बहुत इजी है। तो इस तरह से आप माइनर माइनर सब्जेक्ट्स के लिए पूरा एक महीना दे दो, क्योंकि मिस आउट कुछ भी नहीं करना। तो अगर इस तरह से आप अपनी प्लानिंग बनाते हो प्रिपरेशन के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो डेफिनेटली इस एग्जाम में आपको बिजनेस लॉ के पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना। अभी जुलाई स्टार्ट हो गया है, टुडे इज 4th और 5th ऑफ जुलाई। सो आप अभी से अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, एज पर द स्ट्रैटेजी जो हमने बताया कि जुलाई में आपको दो एक्ट्स जो है वो कवर करने हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और नेक्स्ट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये 2 एक्ट्स आपको जुलाई मंथ में कंप्लीट करने हैं ना। कंप्लीट करने का मतलब है उसके सभी प्रोविजंस को टच करना है, किसी चीज को भी इनकम्प्लीट नहीं पढ़ना कि कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ रहे हो, आप उसमें से आगे चीजें पढ़े आगे छोड़ दिए, केस लॉ नहीं पढ़ा, सिर्फ वेयर एक्ट्स पढ़ लिए, सिर्फ सेक्शंस पढ़ लिए, ये भी नहीं चलेगा। आपको कंप्लीट एक मंथ जब मिल रहा है, आप अपना एक मंथ कंप्लीटली डिवोट कर दो किसी एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर आपने अपना 1 मंथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिवोट किया है, तो आपको 100% लॉयल रहना है और सिलेबस को
एक्ट को कंप्लीटली पढ़ना है विद सेक्शन, एक्सप्लेनेशन, केस लॉ, जजमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है, इसमें से कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके एलिमेंट्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए। ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन से रिलेटेड प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। ऑफर कब एक्सेप्ट हो रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है, कौन सी कंसिडरेशन वैलिड होती है, कौन सी वॉइड होती है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है, इसे हम किस तरह से रिवोक कर सकते हैं, कंसेंट क्या होता है, कौन से सेक्शन में है, कोवर्जन क्या है, ये कौन से, अगर कोवर्जन में है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या होती है, कौन से केस लॉज है फ्री कंसेंट से रिलेटेड, कोवर्जन से रिलेटेड, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप क्लैट पीजी के एग्जाम में बैठ रहे हो। एलिमेंट विटिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनसे रिलेटेड जो है बहुत सारे केस लॉज और प्रोविजंस है, इंटरप्रिटेशन को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है जिसकी वजह से केस लॉज जो है वो एक लैंडमार्क रोल प्ले करते हैं इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब ब्रीच हो रहा है, उसके क्या रेमेडीज अवेलेबल है, बेलमेंट, प्लेज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडेमनिटी, गारंटी की आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। गारंटर कब डिस्चार्ज किया जा रहा है, इसकी राइट्स क्या है, इनकी लायबिलिटीज क्या है, फोर्स मेजर क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है। यानी कि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं, इसमें कौन कौन से लीगल मैगजिम्स को यूज किया जा रहा है, कौन से केस लॉज में इन लीगल मैगजिम्स को यूज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से आपको कंप्लीट तैयारी करनी है क्योंकि हम इसमें कंप्लीट 1 मंथ इसीलिए मैं डिवोट करने कह रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं करनी है। अब टाइम आ गया कि आपको डीप और डिटेल्ड स्टडी करनी है फॉर क्लैट पीजी। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के अलावा आपको केस लॉज और रीसेंट अमेंडमेंट्स पर भी फोकस करना है। डॉक्ट्रिन इसमें क्या क्या है और लीगल मैगजीन्स इनसे रिलेटेड क्या क्या है। लीगल मैगजीन से भी जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम किए जाते हैं तो वो आपको जनरल बेयर एक्ट्स में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का समझना, उसकी डिटेल्ड नॉलेज होना वो ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए एक्ट्स को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। नाउ रीसेंट अमेंडमेंट्स पर फोकस करना है। एक्ट्स तो जो है वो है लेकिन जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड बहुत से रिसेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, रिसेंट केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और जो भी लैंडमार्क केस लॉज हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक से रिलेटेड कौन सा लैंडमार्क केस लॉ थे, इसके फैक्ट्स इश्यूज क्या थे, उस केस लॉ में दूसरे कौन से केस लॉ को रेफर किया गया था, बेंच कौन सी थी, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर द केस लॉज पोर्शन। तो केस लॉज कैसे पढ़ना है इसकी भी वीडियो हमने बना रखी है, आप चैनल पर उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो कि केस लॉ की केस डायरी जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करनी है, मेंटेन करनी है। ओके, तो इन केस लॉज को पढ़ना है, अमेंडमेंट्स को पढ़ना है और जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसे पढ़ना है। डॉक्ट्रिन्स कौन कौन से होते हैं, लीगल मैगजीन कौन कौन से हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, उन सभी एरियाज को आपको कवर करना है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है फॉर द इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये सब चीजें आपको इसी मंथ कंप्लीट करनी है। अगर आप इसी स्पीड में चलोगे तभी आप टाइम पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप लास्ट मोमेंट तक सिलेबस ही कंप्लीट करते रहोगे तो फिर आप रिवीजन कब करोगे और फिर मॉक टेस्ट वगैरह कब दोगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप सितंबर के अंदर ही अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। जो भी हमने रोड मैप बताया है, जो प्लान बताया है, आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, उन टाइम टेबल उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो विद इन द टाइम जो टाइम फ्रेम हमने बताया सितंबर तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपने जो मैगजीन्स है उन पर फोकस करना है। जैसे सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एक केस जजमेंट दिया हुआ है आपको, एक दो क्वेश्चन केस जजमेंट से रिलेटेड आ गए और एक क्वेश्चन आपका ये आ गया, द डिफेंस ऑफ नॉन एस्ट फैक्टम इज अवेलेबल टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु हैज कमिटेड मिस्टेक एज टू द डैश। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया कि नॉन एस्ट फैक्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपको क्या किस तरह से जो है रेडी रहना है, अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से मूव ऑन करना है। तो ये आ गया 4 ऑप्शन, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिटी ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, क्वालिटी ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन चारों में से आपको चूज करना है कि डिफेंस ऑफ नॉन एस्ट फैक्टम किस पर अवेलेबल होता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए
सबसे पहली चीज क्या है, आपको नॉन इफ फैक्टम का मीनिंग तो पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं पता रहेगा तो आप इन ऑप्शन में से फिर तुक्का ही लगा दोगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्का भी नहीं लगा सकते, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए मैं कह रही थी कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसके लीगल मैगजीम्स को, जो इसके लीगल मैगजीम्स हैं उन पर भी फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह से भी फ्रेम हो सकते हैं कि आपको किसी लीगल मैगजीन का मीनिंग जो है वो इस तरह से पूछ लिया जाए कि हम इस लीगल मैगजीन को, इस डिफेंस को कब, कहाँ, कैसे यूज करते हैं, कौन से केस लॉ में पहले यूज किया गया था। तो ये सब चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये नॉन इफ फैक्टम का मतलब होता है दैट जब कोई पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करता है और वो ये डिफेंस दे रहा है कि उसने ये साइन किया अंडर मिस्टेक। अब ये मिस्टेक में कब साइन, कौन साइन कर सकता है? जो इलिटरेट है, जो ब्लाइंड है, जिसे किसी थर्ड पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुनाया हो, उसे गलत बता दिया हो और उस पर्सन ने मिसअंडरस्टूड करके मिस्टेकनली उस अग्रीमेंट पर साइन कर दिया। तो ऐसे लोगों को नॉन एस्ट फैक्टम का डिफेंस जो है वो अवेलेबल होता है। इस पॉइंट को सबसे पहले रेज किया गया था इन द जजमेंट ऑफ बाइल्स जे इन फॉस्टर वर्सेस मैकिनॉन। नाउ सी, एक जस्ट एक इस टर्म से कितना बड़ा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो गया। अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से केस लॉ में हुआ था, ये कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। या फिर ऐसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इस केस लॉ में कौन सी लीगल मैगजीन को जो है अप्लाई किया गया था। तो नॉन एज फैक्टम वाली लीगल मैगजीन को, इस प्रिंसिपल को इस केस लॉ में अप्लाई किया गया था। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपने नॉलेज को इस तरह से गेन करना है कि आप मैगजीन्स और इम्पोर्टेंट केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट, इसलिए मैं आप लैंडमार्क जजमेंट पर फोकस कर रही हूँ कि रिसेंट जजमेंट तो है ही, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट जो है उन्हें भी कवर करना है, उनसे भी इस टाइप के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। जुलाई में आपने कंप्लीट कर लेना है अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और साथ में कोई भी एक माइनर एक्ट आप उठा सकते हो, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो। इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन दो उठाने हैं, दो सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, वो तो बेसिक वो करना ही है। सेकेंड ऑप्शनल है, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी एक्ट को उसमें कंसिडर कर सकते हो। सिमिलरली फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त में भी आपने दो मेजर, एक मेजर एक्ट को लेना है और एक माइनर एक्ट को लेना है। मेजर में आ गया हमारा कंपनी लॉ, इसमें कोई चेंज नहीं है और आप इस वाले को चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड, एज पर योर कन्वीनियंस। तो अगस्त का मंथ आपको फुल्ली डिवोट कर देना है फॉर कंपनी लॉ एंड फॉर वन माइनर एक्ट। हम यहाँ पर एनआईटी सपोज कर लेते हैं। तो जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो सेम थिंग इस पर भी अप्लाई होती है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग में पढ़नी है, ऊपर ऊपर से रीड आउट नहीं करना है। आपको डिटेल में पता होना चाहिए कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या है, सेक्शंस पता होने चाहिए सभी, कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कॉर्पोरेशन क्या होता है, कितने सेशंस रिक्वायर्ड है, शेयर्स डिवेंचर्स क्या होते हैं, एमओए कैसे बन रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे बन रहा है, इनसे रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स है वो सब आपको पता होना चाहिए। कितने टाइप्स की कंपनीज हैं, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी मीटिंग्स कैसे कंडक्ट होती है। जैसे कि इन 2013 वन पर्सन कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो अब इसमें से जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वन पर्सन कंपनी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था। अ फीमेल डायरेक्टर प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये फीमेल डायरेक्टर वाला प्रोविजन कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कि कौन कौन से सेक्शन में इससे रिलेटेड प्रोविजन मेंशन्ड है, डायरेक्टर से रिलेटेड रिसेंट अमेंडमेंट कौन से सेक्शन में हुआ है, वो कौन सा एरिया कवर करता है रिसेंट अमेंडमेंट वाला। तो ये सारी चीजें आपको रिसेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो पता होना चाहिए रिलेटेड टू कंपनी लॉ। सीएसआर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के टाइम पर। सीएसआर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हर बार क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा रहे हैं। तो सीएसआर कब बना, कैसे बना, ये कैसे अप्लाई होता है, ये सभी चीजें सीएसआर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आपको मर्जर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वाइंडिंग अप के प्रोविजंस आपके क्लियर होने चाहिए। कंपनी लॉ में जैसे कि हमने बताया ये कवर करता है पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को भी। तो आपको इस मंथ में, अगस्त के मंथ में इन एक्ट्स को भी कवर करना है विद कंपनी लॉ, क्योंकि ये कंपनी लॉ से रिलेटेड है। जब आप साथ साथ में पढ़ोगे तो आपको लर्न करने में, मेमोराइज करने में, समझने में थोड़ा इजी होता है।
तो इस तरह से अगर आप अगस्त के मंथ अपना कंप्लीट डिवोट कर देते हो कंपनी लॉ को और इन मेजर टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें कवर कर लेते हो डीपली और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो, तो डेफिनेटली विद इन टाइम फ्रेम जो सितंबर का टाइम है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक मैंने एक ओवरव्यू बता दिया कि किस तरह से इन 5 मंथ्स में आप अपना टाइम टेबल रूटीन बना सकते हो बिजनेस लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए, जिन्हें आपको सितंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी और रोड मैप की बात करें तो आपको किन चीजों पर फोकस करना है विद इन दिस 5 मंथ्स, तो इन 5 मंथ्स में आप ध्यान रखोगे कि आपको अपने सिलेबस की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिलेबस जो भी है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि अगर आप 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कैसे आएगा 100%, क्योंकि आपको पता है 100% रिजल्ट के लिए आपको 150 मेहनत करनी पड़ेगी, 150%, तब जाके आपका 100% रिजल्ट आएगा। तो आप अगर मेहनत ही 80% करोगे तो आप रिजल्ट 100% का कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। सो इसलिए सिलेबस की कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्लीट और थॉरो स्टडी आप कर लो सिलेबस में जो भी चीजें हैं, किसी भी चीज को मिस आउट नहीं करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फोकस करनी वो है प्रायोरिटीज पर। मैंने बेसिक्स बता दिया आपको कि जुलाई के मंथ में आपको किन सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, अगस्त में किन पर ध्यान देना है, फिर सितंबर में क्या पढ़नी है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। जिन सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अधिक अच्छी है उन्हें आप उन पे आप कम टाइम दोगे, और जिन पर आपको पता है, जैसे सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ थोड़ा सा वीक है और कंपनी लॉ आपको बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसी तरह से टाइम डिवोट कर दो कि आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दोगे। 1 मंथ आप दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को ऑलरेडी, तो अगर आपके पास कंपनी लॉ ज्यादा अच्छे से है तो आप 1 मंथ कंप्लीट दे दो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को और कंपनी लॉ के साथ 2 दूसरे जो माइनर एक्ट्स हैं उन्हें कवर कर लो। तो आप प्रायोरिटीज अपनी खुद डिसाइड कर लो कि कौन से एप्स पर, कौन से पोर्शन पर आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट्स पर जो है आपकी पकड़ पहले से स्ट्रांग है, जिसमें आपका सिर्फ रिवीजन करने से काम चल जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल जो है इन 5 मंथ्स का वो फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट, रीसेंट जजमेंट्स पर 100% फोकस करते रहना है। आप नई चीजें पढ़ रहे हो, नए एप्स पढ़ रहे हो, साथ ही साथ जितने भी रिसेंट के जजमेंट्स है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उससे भी अपडेटेड रहना है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका टाइम, आपके सब्जेक्ट पर कितना टाइम दे रहे हो उसी अकॉर्डिंग अगर आप अभी से उन टाइम टेबल को, टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर पाते हो तो आप टाइम पर अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द टाइम कि आप अभी से अपने 5 मंथ्स का जो प्लान है, जो टाइम टेबल है वो बना लो कि किस सब्जेक्ट पर आपको किस मंथ में कितने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, कब रिवीजन करना है। ये सब चीजें अगर आप टाइम फ्रेम पहले से बना लेते हो और उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द एग्जाम दिस टाइम। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हमने देखा है, अभी पढ़ा है, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, तो जितने भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, उन सभी को सॉल्व करते रहना है। और जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके, सो नाउ जब आप मॉक टेस्ट करने बैठो तो आप ऐसा देखो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप 100% कवर कर पा रहे हो या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपने कॉन्ट्रैक्ट की कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। जब तक आप अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे, आपको खुद को भी रियलाइज नहीं होगा कि आपने जो भी पढ़ा था वो आपको मेमोरी में एक्चुअली में याद है या नहीं है। तो आप खुद का टेस्ट लो। मॉक टेस्ट देने से यही चीज क्लियर होती है, आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाते हो कि वाकई में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से कितना आपको याद है। तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम। इसलिए हमने जो लास्ट के मंथ वो सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए रखे हैं कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना लास्ट के टाइम पे, आप क्वेश्चन पेपर से उतने ज्यादा फेमिलियर होते जाओगे, तो आपकी जो स्पीड है वो भी इंप्रूव होगी। तो स्पीड, आपको पता है टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे एग्जाम में, आपकी प्रिपरेशन के टाइम मैनेजमेंट और आपकी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम मैनेजमेंट, दोनों ही। ठीक है, तो ये इंप्रूव आप कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमने कहा कि न्यू चीजें नॉलेज में ऐड नहीं करनी है, सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है, लेकिन जो भी करंट अफेयर्स है उन्हें टाइम टू टाइम, उनसे टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है। जैसे कि आरटीआई एक्ट में रिसेंट कुछ चेंजेस हुए हैं, सेडिशन अभी काफी उसमें रहा था, राइट टू प्रोटेस्ट, ये सब चीजें अभी काफी ट्रेंडिंग चल रही है। इंटरनेशनल लॉज जो है
वो भी काफी अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड बिजनेस लेवल पर क्या नई पॉलिसीज आ रही है, क्या नए कन्वेंशन है, ये सब चीजों से आपको अपडेटेड रहना है। न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना है, चेक करते रहना है कि क्या न्यू प्रोविजंस आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स तो एक डेली वाली चीज है कि आप जो भी सिलेबस, जो भी पढ़ाई अपनी कर रहे हो, अपने मंथ वाइज सब्जेक्ट डिवाइड कर रखा है, वो तो करना ही है, बट करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे उनको अपने नॉलेज में ऐड करते जाना है। लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी हम बात करते हैं तो वो है रिवीजन। रिवीजन इज द की ऑफ योर सक्सेस। रिवीजन आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम सेट कर लो कि आपको डेली रिवाइज करना है, वीकली या मंथली, एज पर योर स्ट्रेटजीज। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर रिवाइज प्रॉपरली करते हो तो आपकी क्लैट प्रिपरेशन तब जाकर ये 100% कंप्लीट होती है। तो इसलिए लास्ट का 1 मंथ जो हमने रखा है, अक्टूबर वाला मंथ, वो कंप्लीट आपको डिवोट कर देना है रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ साथ रिवीजन तो आप उसमें भी कर रहे हो, बट अक्टूबर का मंथ आपको कंप्लीट देना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, बिकॉज रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। रिवीजन करोगे तभी आपने जो पुरानी चीजें पढ़ रखी है वो सब आप रिकॉल कर पाओगे, वरना आप पढ़े हो, भूल गए हो, एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आएगा आपको याद रहे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये पढ़ा था वो याद रहेगा, लेकिन इसमें क्या पढ़ा था वो याद नहीं रहेगा। तो वो किसी काम का है वो नॉलेज? नहीं। तो आपकी नॉलेज तो कंप्लीट वेस्ट हो गई। तो इन 5 मंथ्स में आपको यही करना है, अपने मेहनत को वेस्ट होने से बचाना है। जो पढ़ाई, जो मेहनत आपने की है उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है और उन नॉलेज को ब्रश अप करते जाना है, उस पर धूल मिट्टी जमने नहीं देनी है। तो रिवीजन जैसे आप कंटिन्यू करते जाओगे, आपका एग्जाम डेफिनेटली विद इन टाइम अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाओगे, टाइम पर आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चलने लगेगी। तो दिस वाज द बेसिक स्ट्रैटेजी 5 मंथ्स प्लान। किस तरह से आप अगर इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो आप क्लैट पीजी के एग्जाम को, इस दिसंबर वाले एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे। फर्दर अनअकैडमी पे आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं जो आपको आपके इस क्लैट पीजी के एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। क्लैट पीजी के लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 6 जुलाई। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन यूज द कोड PSING10 और आप इन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो। इस अचीवर्स बैच में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर क्लासेस है और साथ ही आपको हर क्लास का PDF भी अवेलेबल होता है। ये आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर अवेलेबल है। आप अपनी नीड, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी प्लान को चूज कर सकते हो। फर्दर फॉर अ ट्रायल अगर आप मेरे स्पेशल फ्री क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी पे भी मेरे स्पेशल क्लासेस को जो लाइव होती है उन्हें फ्री में एक्सेस कर सकते हो। मेरी क्लास मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे होती है 9:30 AM। इन फ्री क्लासेस को जब आप देखोगे आपको एग्जैक्ट एक्चुअली में पता चलेगा कि क्लैट पीजी की प्रिपरेशन किस तरह से कर रही है, किस तरह से करनी है और किस तरह से हम विद इन टाइम फ्रेम आपको इस टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो डू ज्वाइन द कोर्स। इस कोर्स में एनरोल करिए और क्लैट में अपनी सक्सेस को 100% सिक्योर करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।